अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पर जैसे जैसे पकड़ ढीली होती जा रही है, अरविंद केजरीवाल का राजनीति से जैसे जैसे विलय होता जा रहा है, अरविंद केजरीवाल जैसे जैसे राजनीति में हारते जा रहे हैं, वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल की प्रताड़ना अपने ही साथियों के प्रति लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे वो स्वाति मालीवाल की पिटाई कांड हो, राघव चड्ढा का पिटाई कांड हो, या दूसरे नेताओं का बाहर निकालने का सिलसिला हो, या फिर पार्टी को लगातार छोड़ने का सिलसिला हो, अरविंद केजरीवाल किस तरीके से राजनीति में अपने रसूख का इस्तेमाल कर रहे थे, ये अब किसी से छिपा हुआ रह नहीं गया है। लेकिन साथ ही अरविंद केजरीवाल की इस हठधर्मिता और अपने ही साथियों की प्रताड़ना का अंजाम अब ये होने जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के अब राजनीतिक रूप से यानी कि टेक्निकली अब उनके नटबोल्ट कसने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और ये तैयारी कैसे शुरू हो चुकी है, यह आपको हम आगे बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से रामलीला मैदान में अपनी पार्टी की शुरुआत की, झूठ और मक्कारी के दम पर अरविंद केजरीवाल राजनीति में आगे बढ़े, अन्ना हजारे की छाती पर पैर रखकर जिस तरीके से वो दिल्ली के सिंहासन तक पहुंचे, शीला दीक्षित के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर जिस तरीके से वो राजनीति में कूदे, ये सब एक सपने जैसा है। लेकिन क्योंकि सपने इसलिए थे कि अरविंद केजरीवाल झूठ बहुत परफेक्ट तरीके से बोलते थे। उन्होंने चेहरा मोहरा और अपना पूरा भेष ऐसा बनाया जैसे पूरे देश के अंदर इस तरीके का दरिद्र आदमी होगा ही नहीं। और ऊपर से जब बात करते थे बड़ी बड़ी, तो उनको काफी उनकी बातों को ये बल मिलता था। साथ ही बल मिलता था इस बात से कि वो कभी इनकम टैक्स में अफसर थे। अब आप समझिए, लोगों को धीरे धीरे विश्वास होने लगा। लेकिन यही एलियन जैसा दिखने वाला व्यक्ति बाद में दिल्ली का सुपर चोर बन गया। और दिल्ली का ये लुटेरा अलीबाबा 40 चोरों के गैंग का लीडर अलीबाबा किस तरीके से राजनीति में अपनी मक्कारी के लिए पहचाना जाने लगा, साथ ही राजनीति में कैसे ये गैंगस्टर की तरह अपने लोगों से बिहेव करता था, ये अब किसी से छिपा हुआ नहीं है। जिस तरीके से स्वाति मालीवाल की पिटाई शीश महल के अंदर की गई, इससे पहले चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश को पीटा गया, स्वाति मालीवाल की पिटाई हुई और फिर राघव चड्ढा की आंख फोड़ी गई। ये सचमुच आज तक भारत के इतिहास में, देश के इतिहास में आजादी के बाद कभी ऐसा देखने सुनने को नहीं मिला था। ये इतिहास रचा। लेकिन अरविंद केजरीवाल की ये गैंगस्टर वाली जो छवि थी, कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी, सीमापुरी, नंदनगरी वाली, वो जो निकल कर सामने आई, उससे अब राजनीतिक गलियारों में बहुत तेजी से चर्चा है। और केजरीवाल के इसी रूप को अब खत्म करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। देखिए, राजनीति में क्या है, बहुत सारी चीजें सरकारी तंत्र में अपने तरीके से काम होता है, उसका एक सिस्टम है, उसी तरीके से आपको जाना होगा। इसकी तैयारी अब चालू हो चुकी है। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल की पार्टी के 7 सांसद राघव चड्ढा के नेतृत्व में पिछले दिनों आम आदमी पार्टी छोड़कर, यानी कि प्रताड़ित होने के बाद पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ये विलय हो गया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से बौखला गए और बौखलाने के बाद जो उन्होंने उन्हीं सांसदों पर अटैक शुरू किया, ये सचमुच बहुत भयानक था। राजनीति में किसी स्टेट पुलिस का इस्तेमाल ये अपने आप में दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल ने समय समय पर, चाहे वो पंजाब के अंदर एक महिला पत्रकार की पिटाई हो, उनको बंधक बनाना हो, उनको जेल भेजना हो झूठे सेक्शन लगाकर, चाहे पत्रकारों पर हमला हो, पत्रकारों के चैनल और उनको बुरी तरीके से प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा हो, उन पर एफआईआर दर्ज की गई हो, चाहे वो लालजीत सिंह भुल्लर जैसे उनके अपने मंत्री लोगों को बंधक बनाकर पीटना हो, चाहे लोगों की जमीनें कब्जाना हो, पंजाब पुलिस का इस्तेमाल आज जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी कर रहा है,
उससे सचमुच एक जरूरत है आज लोगों को बचाने की। जिस तरीके से पिछले दिनों उन्होंने राजेंद्र गुप्ता पर कार्रवाई कराई, जिस तरीके से पिछले दिनों उन्होंने राघव चड्ढा के खिलाफ कोशिश की, और अब संदीप पाठक पर जो हमला हुआ है वो सचमुच ये दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल अब लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। अब उनकी लगाम कैसे कसी जाए इसकी तैयारी है। दरअसल है क्या, राघव चड्ढा ने 5 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का समय मांगा है, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए अब ये 7 सांसद जा रहे हैं, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर ये 7 सांसद न केवल अरविंद केजरीवाल की शिकायत करने वाले हैं, बल्कि केजरीवाल राजनीतिक गलियारों में पंजाब पुलिस का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं इसकी भी शिकायत करने वाले हैं। है क्या, बताया तो यहां तक जा रहा है, सूत्र हमारे बताते हैं कि राघव चड्ढा कुछ ऐसे सबूत भी लेकर जा रहे हैं जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीधे तौर पर कार्रवाई होना निश्चित है। आप ये समझिए, राघव चड्ढा के उस बयान को सुनिए जिसमें उन्होंने कहा था कि घायल हूं, घातक हूं। अब ये घायल तो वो थे, घातक अब दिखना शुरू होगा। परंतु इससे पहले आप ये समझिए, संदीप पाठक पर 2 एफआईआर की चर्चा है। अभी तक एफआईआर सामने नहीं आई है, 24 घंटे से ज्यादा का समय गुजर चुका है। ये चर्चा है, उनको गिरफ्तार करने पंजाब की पुलिस पहुंच गई, लेकिन एफआईआर नहीं सामने आई, जबकि बीएनएस की धाराओं के तहत ये अब तय किया गया है कि बिना एफआईआर या बिना किसी नोटिस सम्मन के किसी के घर नहीं जाया जा सकता, वो भी इतने सम्मानित व्यक्ति यानी कि राज्यसभा का जो आदमी सदस्य हो उसके घर तो आप बिल्कुल सोच भी नहीं सकते। लेकिन पंजाब पुलिस की हिम्मत देखिए कि पंजाब पुलिस संदीप पाठक को अरेस्ट करने पहुंच गई। संदीप पाठक को पिछले दरवाजे से भागना पड़ा, लेकिन इसके बाद संदीप पाठक अभी भी ये कह रहे हैं कि उन्हें अभी तक ये सारी सूचना मीडिया के जरिए मिल रही है कि उनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हुई है, जिनमें से एक महिला उत्पीड़न की है यानी कि महिला के साथ छेड़छाड़, और दूसरी भ्रष्टाचार की। अब जब संदीप पाठक के हाथ में ऐसा कुछ था ही नहीं तो भ्रष्टाचार कैसा हो गया? संदीप पाठक पंजाब ही नहीं जा रहे तो पंजाब में छेड़छाड़ कैसे हो गई? ये बड़ी बात है, लेकिन एफआईआर तो सामने नहीं आई। परंतु आज संदीप पाठक सामने जरूर आए। उन्होंने अपनी सभी बातों को बड़ी सहनशीलता से, धैर्य से और बड़े ही सॉफ्ट तरीके से रखा। आपको जरूर सुनना चाहिए संदीप पाठक क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। कल से टेलीविज़न चैनल्स पर एक खबर चल रही है कि मेरे खिलाफ पंजाब में 2 एफआईआर हुए हैं। मुझे अभी तक इन एफआईआर्स के बारे में कोई औपचारिक या अनौपचारिक कोई भी सूचना नहीं है। कल से मैं ये वेट कर रहा था कि अगर एफआईआर की कॉपी मिले तो पर उस पर मैं कोई प्रतिक्रिया दूं। अभी तक एफआईआर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन संभव है कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके अगर कोई एफआईआर हुआ है तो उसके ऊपर मैं प्रतिक्रिया एफआईआर देखने के बाद ही पूरी तरीके से कर पाऊंगा। जितने भी लोग मुझे जानते हैं, जितने भी लोगों ने मेरे साथ काम किया है, चाहे वो वॉलंटियर हो, नेता हो, कोई भी, उन सब को ये भली भांति पता है कि मैं नीति और धर्म से चलने वाला व्यक्ति हूँ। आम आदमी पार्टी में मैं जब तक काम किया मैं नीति और धर्म से ही काम किया। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, मैं नीति और धर्म पर रहकर ही काम करूँगा। मेरे लिए राजनीति में सफलता या असफलता मायने नहीं रखती है। मुझे ये सुनिश्चित करना है कि मैं भले ही असफल हो जाऊँ राजनीति में, अपने राजनीतिक धर्म को कभी ना तोड़ूं। मैंने उस दिन भी बताया था, आम आदमी पार्टी मैंने कोई व्यक्तिगत कारणों से नहीं छोड़ा है। मैं सैद्धांतिक और कार्यशैली में बहुत समय से चले आ रहे डिफरेंसेस के कारण मैंने किया है। मैंने उस दिन उन्हें ये भी कहा था कि उनको शुभकामनाएं हैं, वो आगे अच्छा करें। हमारा और उनका रास्ता अब अलग है, मेरा रास्ता अलग है।
खैर, राजनीति में आना एक कठिन निर्णय होता है और इसीलिए लोग राजनीति में नहीं आते, पर अब आ गए हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे जैसे एक साधारण व्यक्ति का ईश्वर साथ देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना होगा संदीप पाठक ने अपना पक्ष रखा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है राघव चड्ढा इन सभी 7 सांसदों के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे और अरविंद केजरीवाल के नटबोल्ट टाइट करने के लिए वही करेंगे जो सरकारी तरीके से उनके खिलाफ किया जा सकता है। और अगर कहीं ऐसा हुआ कि राघव चड्ढा ने अरविंद केजरीवाल की वो फाइनेंशियल फाइल राष्ट्रपति के सामने रख दी, जिसमें केजरीवाल ने न केवल, आपने बयान सुना होगा ना, अभी भी सोशल मीडिया पर है, आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू का, इसके अलावा और भी कई सारे, क्योंकि राघव चड्ढा अंदर के आदमी है। राघव चड्ढा वो शख्स है जो अरविंद केजरीवाल के बिल्कुल घर के कोने कोने से वाकिफ था। तो आप सोचिए, आने वाला वक्त अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, राघव चड्ढा के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बहुत तेजी से बढ़ेंगी, ये तय है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।